हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट के इस पॉडकास्ट के अंदर। यहाँ पे जो एपिसोड्स आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए। तो अगर आप लोग सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन पॉडकास्ट्स को सुनना चाहिए। इनसे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और एटलीस्ट आप रिवाइज तो अच्छे से कर ही पाएंगे। ओके, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कुछ रिक्वेस्ट रहेंगे आप लोगों से। आप अगर इसे किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो ज़रूर हमें 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। और साथ साथ में अगर आप लोग ऑडिटिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो a4audit.com या फिर cinteraudit.com पे आप लोग विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस पॉडकास्ट का और भी ज़्यादा, क्योंकि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं। ओके, चलिए बातचीत करते हैं हम लोग कि भाई ऑडिट होता क्या है। तो सुनिए, ऑडिट की अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब आपको दबना नहीं है, आपको डरना नहीं है और साथ साथ में आपको अपने ही द्वारा किया गया काम चेक नहीं करना है। इस इंडिपेंडेंस में हम आगे बहुत सारी चर्चा कर देंगे क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में भी आने वाला है। ओके, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। आप मान सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एंटिटी की। कौन सी एंटिटी की? यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब सारी एंटिटीज़ का जो है वो ऑडिट हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, या फिर बड़ी एंटिटी हो, छोटी एंटिटी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो। हर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जो है वो किया जा सकता है। ओके, तो ऑडिट करते क्यों हैं? ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ जी, ऑडिट करते क्यों हैं? ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। तो सुनिए एक बार दोबारा से कि ऑडिट क्या है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट का? एक एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट का। एंटिटी कैसे भी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, साइज उसका कुछ भी हो सकता है, लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। और हम लोग ये एग्जामिनेशन, ये चेकिंग, ये ऑडिटिंग करते हैं ताकि हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। किस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि ओपिनियन जो है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या वर्डिंग्स होती हैं ओपिनियन की, वो भी देखेंगे। और ओपिनियन में हम लोग बेसिकली कन्वे क्या करते हैं ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो मैंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज़ किया, ये क्या होता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है अबाउट द इवेंट्स, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस एंड इट रिलेट्स टू द पास्ट पीरियड, राइट। तो इसलिए हम इसको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी बुलाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है, पास्ट पीरियड से रिलेट करती है। इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ के लिए? जो इवेंट्स हुई, जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, इन सब को लेके हम जब फाइनेंशियल टर्म्स में इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि ये पास्ट पीरियड से बिलोंग करती है तो ये बन जाती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर्ड मतलब जब आप किसी चीज़ को एक फॉर्मेट में डाल दें। ओके, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब आप लोग फॉर्मेट में डाल देते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल देते हैं तो वो आपके लिए बन जाती है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके नोट्स भी जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसोर्सेज के बारे में बताती है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में बताती है, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस के बारे में आपको बताती है, राइट। एंड ये फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं इनको बनाया जाता है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी एक नया टर्म है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए फिर से सुनिए मेरी बात को। देखिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें पता है क्या होती है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पास्ट पीरियड की इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस है अबाउट इवेंट, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस एक एंटिटी की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इसी इन्फॉर्मेशन को, जब इसी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल दें तो उसे बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए ज़रूर और आपसे पूछा भी जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है कि भाई ऑडिटर को सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। ऑडिटर क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और उसके बाद रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि एक अच्छे लेवल की एश्योरेंस है, एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस है, बट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि 100% गारंटी नहीं है। तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फ्री है फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। Auditor will obtain reasonable assurance that whether financial statement are free from material misstatement. Now, what is material? Material बोले तो कोई भी ऐसी misstatement जो इन्फ्लुएंस कर सकती है, expected to influence the economic decision of the user
ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन? शेयर होल्डर हो सकता है और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। उन्होंने कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, बाय सेल होल्ड एटसेट्रा। जब बाय सेल होल्ड एटसेट्रा वाले इकोनॉमिक डिसीजन पे इम्पैक्ट आ जाए, किसका इम्पैक्ट आ जाए? किसी मिसस्टेटमेंट का, या वो उसको इम्पैक्ट कर सकती हो, तो उस मिसस्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कि मटीरियल है। ओके, नाउ व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? मिसस्टेटमेंट बहुत सिंपल है, जो हुआ और जो होना चाहिए था उसके बीच में जब डिफरेंस हो तो हम उसे बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। जो हुआ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपने रिपोर्ट किया और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट होना चाहिए था एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर इंड एस, एज पर यूएस गैप, जिस भी कंट्री में आप हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हुआ एक्चुअली में, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट होना चाहिए था एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग मिसस्टेटमेंट बुला देते हैं। हाँ जी, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बुला देते हैं? मिसस्टेटमेंट बुला देते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो ऑडिटर का पहला काम है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यहाँ पे एक बात और समझनी है कि मिसस्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है, फ्रॉड से भी और एरर से भी। फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल होता है, एरर जो है वो अनइंटेंशनल होता है। फ्रॉड जो है वो डिजाइन्ड टू कंसील होता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है। ओके, वो इंटेंशनल होता है। ओके, और एरर जो है वो इन कंपैरिजन टू फ्रॉड इजी टू डिटेक्ट होता है, उसे कंसील करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। आइए, तो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड अल्टीमेटली इसके बाद ऑडिटर क्या करता है, जब उसके पास ये रीजनेबल एश्योरेंस आ जाती है, देन ही विल एक्सप्रेस हिज ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सिंपल भाषा में ऑडिटर फिर ये बताता है कि भाई क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए इन अकॉर्डेंस विद दी ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो अब ऑडिटर को जो भी मिलता है वो फिर उसको आगे रिपोर्ट कर देता है। लीजिए, ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। इसी के साथ साथ हमने रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझा, हमने मिसस्टेटमेंट का मतलब समझा, हमने जो है मटेरियल का मतलब समझा। अब जरा एक बार एप्लीकेबल एफआरएफ पे भी चर्चा कर लेते हैं कि एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होता है। तो एप्लीकेबल एफआरएफ बहुत सिंपल है। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो गाइडलाइंस होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो गाइडलाइंस होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसीपीडी कैसे करना है। व्हाट इज एसीपीडी? अमाउंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, डिस्क्लोजर्स कैसे करने हैं। तो कोई भी सेट ऑफ गाइडलाइंस जो आपको बताएं कि भाई आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर कैसे करने हैं, उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेबल, उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें, और बहुत सारे में से जो आप चूज कर लें, बहुत सारों में से जो आप चूज कर लें, जो आप अडॉप्ट कर लें, वो बन जाता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। राइट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में 3 बातें याद रखिए कि इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये हो गया फर्स्ट जनरल बात। फिर 3 बातें, this is adopted by management, that is used by the entity for preparation of financial statement. It suits to entity according to the nature of the entity. nature मतलब बैंकिंग एंटिटी है, एनबीएफसी है, इंश्योरेंस वाले हैं, कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, कौन है आप, आपके नेचर के हिसाब से वो आपको सूट कर रहा है। और साथ साथ में आप लोग बोल सकते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और रेगुलेशन भी वो फुलफिल कर रहा है। जैसे कंपनीज एक्ट बोलती है कि आपको एक पर्टिकुलर एफआरएफ फॉलो करने के लिए, अगर आप कंपनी तो आपको फॉलो करना है, तभी आप लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है जी, यस सर, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेबल एफआरएफ। इसी के साथ एक बार मिसस्टेटमेंट पे दोबारा आपको बता देता हूँ। तो मिसस्टेटमेंट याद रखिए, जो हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो रिपोर्ट किया आपने, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट होना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। टेक्निकली बोला जाता है कि मिसस्टेटमेंट क्या है? मिसस्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी, अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। चलिए, नाउ ये था हमारा पहला पॉडकास्ट। आई होप आपने एंजॉय किया। सीए इंटरमीडिएट ऑडिट और सीए फाइनल ऑडिट की क्लासेस के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं edu91.org। ऑडिट को आप लोग प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए एक ऑडिट मास्टर क्लास बनाई है skill91.com पे, उसे ज़रूर जाके देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपको सजेशन है, जो भी आप लेना चाहते हैं, रिक्वेस्ट या सजेशन जैसे भी आप लेना चाहते हैं, जाइए और एनरोल कीजिए और सीखिए प्रैक्टिकल ऑडिट जो है वो कैसे किया जाता है। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप लोग मेरे पास तक पहुँचा सकते हैं डिफरेंट माध्यम के थ्रू, और edu91.org पे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।